फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, तो मैंने पे ट्रस्ट दिखाया, ठीक है। और तब पूरा 2 साल हम इस चीज के लिए मेहनत करेंगे कि आपको हमेशा फील हो कि आप सही जगह प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि काउंसलिंग में सबके साथ ये चीजें डिस्कस हुई है कि ये 2 साल की प्रिपरेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब रिजल्ट तो एक बहुत एंड में आने वाली चीज है, बट उसके पहले जो प्रोसेस है 2 साल का, उसमें स्टूडेंट का जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उस पर मेनली हमारा फोकस रहता है कि बच्चे थोड़े मेहनत करना सीखे, ठीक है। अपने खुद से अपना 100% आउटपुट निकालने का उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ठीक है, ना कि थोड़े बहुत अचीवमेंट के बाद वो रिलैक्स हो जाए। तो सबसे पहले वही है कि आपने आप लोगों को एक मौका दिया है अपने आप को आपके सामने प्रूव करने का, या फिर आपके बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा करने का जो चांस दिया है, उसके लिए लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आज का ओरिएंटेशन में मेनली सारी चीजें तो अपने इसमें डिस्कस हो ही चुकी है काउंसलिंग्स में, बट कुछ कुछ चीजें जो हम सारे पेरेंट्स के सामने थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अभी सबको तो आइडिया है पूरा 2 साल अपना कैसे चलने वाला है। कुछ लोगों का आरसी सर के साथ इंटरेक्शन हुआ है, कुछ लोगों का मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो काउंसलिंग में तो पूरा 2 साल का फ्लो तो पता ही दिया है कि कैसे कैसे क्या होगा। स्टूडेंट्स को पता है सबको। अच्छा, मेरा एक बेसिक कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए कि हम लोग ये 2 साल किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए, पहले स्टूडेंट्स के लिए, फिर मैं पेरेंट्स को पूछूंगा, ठीक है। क्या शंक, क्यों 2 साल ये प्रिपरेशन कर रहे हैं? अच्छे कॉलेज जाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या बेटा? संयम मिश्रा। अच्छा, क्यों कर रहे हैं हम 2 साल प्रिपरेशन? जे एडवांस क्रैक करना, उससे क्या होगा? अच्छा, IIT अच्छा ब्रांच मिलेगा। गौरेश? IIT जाना है। तुम्हारा नाम? हाँ, प्रणय। प्रणय, क्या क्यों कर रहे 2 साल प्रिपरेशन? मतलब तुम्हारा क्या है, मैं बाकी क्यों कर रहे हो वो मत सोचो, तुम्हारा एग्जैक्टली तुम्हारा खुद का क्या है? अच्छे कॉलेज जाना है। संचिता? सेल्फ डेवलपमेंट एंड गुड कॉलेज, ठीक है। और इधर, हाँ, रिया क्यों कर रहे? IIT जाना। तुम्हारा नाम क्या बेटा? ओमकार। क्यों कर रहे प्रिपरेशन अपन 2 साल? जेई का एग्जाम क्रैक करना, उससे क्या होगा? अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम बेटा? शुभम। क्यों कर रहे प्रिपरेशन? IIT जाना। अथर्व? अच्छे कॉलेज जाना, ठीक है। मतलब सबका एक ही है कि अच्छे कॉलेज जाना है, ठीक है। अच्छा, विराज का टैगलाइन कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने पढ़ा है विराज का टैगलाइन? पेरेंट्स ने तो पढ़ा होगा क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद एक जगह चूज की है। संयम, क्या है टैगलाइन अपना? हम पढ़ाते नहीं। एक सबसे मेन जो हमेशा विराज के लोगों के नीचे लिखा हुआ रहता है। अशांक? अरे तू 1.5 साल हो गया अपना अभी गौरेश, किसी को पता है क्या है? नहीं, उल्टा हो गया। अब पार्ट 2 सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस। क्यों है ये टैगलाइन? मतलब हमने बहुत सोच समझ के लिखा है, तो उसका क्या कोई मीनिंग बता सकता है? मैं स्टूडेंट से ही सारे आंसर चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स से तो सबसे लगभग इंटरेक्शन हो ही चुका है, ठीक है। क्या इसका मीनिंग क्या है? ये जो बीच में सेटिस्फैक्शन वर्ड जो डाला है, जो नॉर्मली कहीं नहीं दिखेगा आपको, किसी भी कोचिंग के या कहीं भी, सब रिजल्ट की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, बीच में सेटिस्फैक्शन वर्ड क्यों डाला? हाँ थरो, पढ़ाई का दूसरा का जो प्रिपरेशन है, अगर फन रहेगा तो ये सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमारे एफर्ट से हम सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये चीज हमें चेक करना, ठीक है। मतलब नॉर्मली अपन क्लास में गेम वगैरह भी खेलते हैं, जैसे अशांक 10th से ही पढ़ रहा है, तो उसको आइडिया कि जब हम किसी भी स्पोर्ट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं, ठीक है। भले हम हारे हैं या जीते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, सेटिस्फेक्शन आता है तुम्हारे पार्टिसिपेशन कि अगर तुमने ईमानदारी से अपना रोल निभाया है तो तुम ज्यादा रिजल्ट को देख के परेशान नहीं रहोगे, ठीक है। तो सबसे मेन वही है कि एग्जाम से पहले वाला जो 2 साल का टाइम पीरियड है, उसमें हम अपने एफर्ट से अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत किए हैं, हमें 10th तक कितनी पढ़ने की आदत थी, अभी कितना पढ़ रहे हैं, अपना एनालिटिकल पावर कितना इंप्रूव हुआ है, हम खुद से जो एक्सपेक्टेशन रखे उसको कितना पूरा कर पा रहे हैं, वो है अपना एफर्ट्स वाला पार्ट, जिससे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो चीज इंपॉर्टेंट है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल इंसान अपने आप से सेटिस्फाइड हो, ठीक है।
अगर सक्सेसफुल हो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, मतलब वही है ना कि पोटेंशियल बहुत अच्छा था, आईआईटी बॉम्बे भी जा सकते थे बट आईआईटी गोवा चले गए, तो बच्चे को सक्सेस तो मिल गई। सक्सेस का मीनिंग क्या अपने हिसाब से, अच्छे कॉलेज मिलना, बट क्या वो स्टूडेंट हैप्पी रहेगा? नहीं रहेगा। उसके मन में हमेशा वो चीज रहेगी कि नहीं यार, वो उतना पार्ट एग्जाम के पहले 2-3 महीना और अच्छे से पढ़ लेता तो आईआईटी बॉम्बे मिलता। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमारे एफर्ट से हमारा सेटिस्फेक्शन होना हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अपन मतलब कुछ भी नहीं किया और सेटिस्फाइड है। ठीक है, इसीलिए तुम्हें इतने सारे टास्क दिए जाएंगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट डालोगे तभी जाके तुम अपने एफर्ट से सेटिस्फाइड हो पाओगे। ठीक है, तो मेन पहला वही अपना मोटिव कि हमें मेहनत करने की आदत लगनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस हो कि अपना पार्ट अपन ने अच्छे से निभाया है। सबको पता है कि हर बच्चे को आईआईटी नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग 1.5-2 लाख बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो बहुत अच्छे से शिद्दत से मेहनत करो, कंपटीशन उनके बीच में ही है। हम बोलते हैं ना कि 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख में से 7-8 लाख बच्चे बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया रहता है, कोचिंग में वो जाते आते, उनका खुद का उतना डेडिकेशन नहीं रहता। बट हाँ, 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत अच्छे से मेहनत करे और उनके बीच में कॉम्पिटिशन। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जेई का कट ऑफ कितना जाता है। ठीक है, उसी से आइडिया आता है कि बहुत कम स्टूडेंट है जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद क्राउड मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमारा वही है कि अपन अपनी मेहनत ऐसी हो, अपना जो भी मेहनत करने का जो डायरेक्शन है उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन आए कि हमने मेहनत की है। तुम्हें इंस्टीट्यूट से भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, इंस्टीट्यूट ने अपने लिए 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत की है। ठीक है, एक सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डलवाए हैं। ठीक है, और फिर बात आती है सक्सेस की कि अच्छा कॉलेज। ठीक है, क्यों चाहिए अच्छा कॉलेज? इंजीनियरिंग तो कहीं से भी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती है। सही है प्रणय, अशांत। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास टैलेंट तो है, ठीक है, अच्छा कॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? टैलेंट टैलेंट शो नहीं हो पाएगा। अभी लास्ट डे 12th का ऐसे पीटीएम चल रहा था, दिमाग में कैसे एक एग्जांपल आया कि मान लो अपने पास हीरे है। ठीक है, तुम कहीं गए हो, तुम्हें 100 हीरो की पोटली मिल गई मान लो। ठीक है, अब तुम्हें उसको बेचना है, और तुम उसको बेचने के लिए कपड़ा मार्केट में एक दिन स्टॉल लगाया तुमने कि हीरे है, एक हीरे की कीमत 1 करोड़ है बट हम 1 लाख में बेच रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा हीरा प्योर है, तुम उसको बेचने के लिए कहाँ पे खड़े हो? कपड़ा मार्केट में। एक दिन तुमने वहां ट्राई किया, क्या तुम्हारा हीरा बिकेगा क्या? रीजन क्या है? मान लो दूसरे दिन सब्जी मार्केट में लगा दिए, वहां पे भी बिकेगा क्या? लोग क्या सोचेंगे कि हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे असली चीज मिलेगी। ठीक है, वो अगर तुम कहीं जोहरी मार्केट में लेके जाओगे तभी लोग तुमसे पूछेंगे कि हाँ ये हीरा है तो असली होगा, अब खरीद सकते हैं। तो सेम चीज, वो कॉलेज तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तुम्हें आगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल कॉलेज में अच्छे टैलेंट वाले बच्चे नहीं है। आ गया। एक काम करा दी इधर आजा। तो वही है कि हम अगर हमारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास जो भी जैसे सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, कोडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, बट उस नॉलेज को देखने लोग उसी कॉलेज में आएंगे जहां पे ऑलरेडी उस टाइप के बच्चे उनको मिलते आए। ठीक है, अभी हम देखते हैं काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से भी इंजीनियरिंग करके अच्छी जगह पहुंचते हैं, बट वो लक वाला फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उनको सुनने वाला अगर कोई एचआर है ही नहीं तो उनका प्लेसमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कपड़ा मार्केट में भी कोई अगर जोहरी जा रहा है, कोई डायमंड का कोई होलसेल खरीदने वाला आएगा तो वो खरीद लेगा तुमसे क्योंकि उसको उस चीज की परख है, बट वो बहुत रेयरली होगा। तो सबसे मेन वही है कि अगर हमारे पास टैलेंट है, हम अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हो चुके हैं, हमने अपना पूरा एफर्ट डाला है, अब उसके बाद हमें बहुत जरूरी है कि हम अच्छे कॉलेज पहुंचे ताकि वहां पहुंचने के बाद जो भी अपना पोटेंशियल है उसको सही से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, तो ये मेन अपना मकसद है कि पूरा, एक तो पहली चीज तुम्हारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे हम चीजों के लिए थोड़ा कैजुअल रहते हैं कि ठीक है करना है, एग्जाम के टाइम देख लेंगे,
वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं पहले अपन को चेंज करना है, ठीक है। और वो चेंज तभी होगा जब तुम्हें इस पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा। तो हमारा पहला काम वही रहेगा कि तुम्हें जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्लास का माहौल बनेगा, जैसे काफी लोग कुछ टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनको आइडिया है कि माहौल क्या होता है। अभी प्री फाउंडेशन बैचेस में उतना माहौल नहीं रहता था, 11th-12th में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डेली तुम आओगे 7-8 घंटा यहाँ पे बैठोगे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बनेगा, ठीक है। और जो पढ़ाई का एक अलग यूनिकनेस है विराज में, वो तुम्हें अपने आप इंटरेस्ट बिल्ड कर देगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो पहला वही है कि हमें इस प्रिपरेशन के लिए सीरियस होने के लिए ऐसा जबरदस्ती कोई फोर्स नहीं करेगा, सब कुछ तुम्हारे सामने पढ़ाया जाएगा, तुम्हें भी फील होगा कि नहीं यार यहाँ पे पढ़ रहे तो इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो वही है कि मेहनत अच्छे से करनी है, और उस मेहनत को फिर एग्जाम में कैसे अच्छा आउटपुट लाया जा सकता है उसके लिए फिर अपन मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन का ऐसा है कि हर एक दिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे पहली चीज यही है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर स्टूडेंट को 9-10 घंटा पढ़ना ही चाहिए, काफी लोगों का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग 4 घंटे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, ठीक है, जिनका स्पीड अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 10 घंटे पढ़ो तब भी कम पड़ता है, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने के लिए जो अपने लिए बेस्ट तरीका है उस पर अपन को अप्लाई करना, ठीक है। तो अभी ये नहीं है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 1 महीना अपन नॉर्मली कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेंटर तुम्हारे लिए लगभग 12-13 घंटा अवेलेबल है, ठीक है। तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, टीचर्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तो शुरुआत से ही थोड़ा डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। सर हाँ, कनेक्टेड। वेलकम टू विराज फैमिली। एंड जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम, मैंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किया था एलन का कोटा में, बट वहाँ पे जो भीड़ रहती है वो 500-600 लोग ऑडिटोरियम में रहते हैं, मतलब वहाँ पे गाना नाच गाना सब होता है, ठीक है। मतलब वो बस इस चीज के लिए होता है कि बच्चों को मोटिवेट करने वाले गाने सब करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ओरिएंटेशन जो चीज है वो एक तो अपन को ये समझने की नीड है कि किसका क्या रोल है, किस कहते हैं। मतलब ऐसा है, काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ बच्चा ही रेस्पॉन्सिबल है या सिर्फ टीचर, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स, बच्चा और टीचर तीनों इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। जितना स्ट्रेस में हम लोग आने वाले हैं एज ए टीचर, उतना ही बच्चा आएगा, उतना ही पेरेंट्स आएगा, और उतनी जैसे जैसे स्ट्रेस आएगा उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट को अपने बच्चे को लेके बढ़ जाती है। तो हमारा ये है कि जो 10th से लेके 11th में जो मूविंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ नहीं रहने वाला। मतलब ऐसा आपको लगेगा शुरू में जब बेसिक चैप्टर्स चलेंगे कि हाँ सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पर इतना स्मूथ प्रिपरेशन नहीं है। तो इसमें तीनों को बॉडीली काम करने का मतलब काम करना पड़ेगा, सो दैट बच्चे में जो एक इम्प्रूवमेंट है, मतलब जो एक जैसा रहता है ना, काफी बच्चे मतलब जिस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने जो लास्ट ईयर पेरेंट्स के साथ ऐसी मीटिंग जब स्टार्ट हुआ था, उन्हीं में से कुछ बच्चे आज IITs में ऐसे ही बैठे थे, और ऐसे हम लोगों ने सारा प्रोसेस भी उनको बताया था, विराज कैसे हम लोग चालू करेंगे, कैसे अपना 2 साल का प्रोसीडिंग्स रहेगा। तो आज वैसे ही हम लोगों को फील होता है जब हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं कि आज इन्हीं कुछ बच्चों में से 2 साल बाद कहीं ना कहीं अच्छा बच्चा रहेगा। और ये अभी बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते ना डिसाइड के स्कोर पे, काफी लोगों ने डिसाइड दिया शायद, तो काफी लोगों का मैसेज भी आया कि सर क्या ये अप्रोप्रिएट मार्क्स है, या फिर जितने कंपटीशन में आने के लिए चाहिए उतने मार्क्स है क्या। मेरा ये रहता है कि ये मार्क्स तुम्हारा अभी का मतलब अभी जो 10th तक का मेहनत है उसके मार्क्स है। सही बताओ, आपने जो 10th तक के एफर्ट डाले उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स आए, और काफी बच्चे मतलब थ्योरेटिकल पार्ट को भूल गए, उसकी वजह से नंबर कम आए। बट जो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 11th में जो अपनी स्टडीज चलेगी वो एकदम मतलब काफी डिफरेंट है। जो 10th में अपन ने पढ़ाई की है उससे काफी डिफरेंट है। तो काफी बच्चे ऐसे हैं कि नहीं मेरे 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, ये सारी चीजें भूल जाना कि 10th में उसके कितने परसेंट आए। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगर थोड़ा बहुत कम आए तो ये समझ लेना कि तुमने घर पे उस लेवल की पढ़ाई उस टाइम पे नहीं की, या फिर जो भी ऑनलाइन की वजह से थोड़ा बहुत बच्चों को लैग हुआ है, वो तो मानते हैं, सबका हुआ है इस बात, ठीक है। बट जो अभी स्टडीज चालू होगी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और विराज की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, लिमिटेड सीट होने के बावजूद हम लोग ये नहीं चाहते कोई इनडिसिप्लिन बच्चा विराज ज्वाइन करे। आज भी काफी लोग कन्फर्मेशन होने के बाद में हम लोग एक बार फिर कंफर्म कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है कि उनको रेगुलरली छुट्टी चाहिए रहेगी, या फिर नहीं हमारा मतलब कुछ भी प्लान्स बीच में बनते हैं, तो विराज उसके लिए नहीं। मतलब ये हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारे पास लिमिटेड सीट है, थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा, बट इनडिसिप्लिन से हमारा कहीं ना कहीं फ्लो टूटता है तैयारी करवाने कि ठीक है, जिस बच्चे को बहुत अच्छे से चल रहे हैं फिर 2-3 महीने बाद उसको 3-4 दिन पेरेंट्स की वजह से कहीं घूमना जाना पड़ा, और ये मुंबई में नोटिस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, यू टू एक्सेप्ट।
ठीक है, अभी भी हम लोग जो 12th का बैच, जो कुछ बच्चे उधर एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का आज एक दिन संडे हुआ तो बोल रहे सर हम घूम के आ जाएंगे, उनका मैसेज आता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि इतना होमवर्क दे रहे हैं कि घर पे जाके तुम पढ़ाई करो, और पेरेंट्स बोल रहे नहीं कि 1-2 दिन ब्रेक देते बच्चे, नहीं है ब्रेक दे रहे। मतलब आप बच्चे को इतना बड़ा सपना आपने देखा है आईआईटी में भेजने का, या तो वो देखना नहीं चाहिए था। अगर आपने देखा है तो आपको कॉम्प्रोमाइज एज ए पेरेंट्स भी करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स ने भी किया, और जिसने भी जेई निकाला है आप उनसे बात करोगे तो वो आपको पूरी स्टोरी अच्छे से बताएंगे, और शायद थोड़े दिनों में आपको रियलाइजेशन भी होगा। अभी उसका इतना रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि तैयारियां बहुत आसानी से चली है कि एग्जाम स्कूल में पढ़ाया गया, आके सॉल्व कर लिया, अलग से घर पे ट्यूशन पढ़ाने और टीचर आ रहे थे, तो वो दिक्कत भी नहीं आई कभी कि बच्चों को कुछ लोड आ रहा हो। वो दिक्कत अब आएगी कि वो आपको बच्चे के शक्ल पे स्ट्रेस भी दिखेगा, काफी बार ये भी लगेगा कि सर सो भी नहीं रहा टाइम पे, खा भी नहीं रहा टाइम पे, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। और ये बिगड़ेगा और ये होगा, मतलब ये आप सोचोगे 100% प्योरिटी के साथ चीजें हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि हाँ, कभी कभी आपको लगेगा यार नहीं, बच्चा 9 बजे खाना खाता था, उसकी खाने का टाइम 11 हो गया है, 4 चपाती खाता था 2 ही खाने लगा है। इसका रीजन मतलब वो बच्चा जानबूझ के नहीं कर रहा है, मतलब उस तैयारी में जब वो घुसा है, शायद कहीं ना कहीं उसका माइंड जो पढ़ाई पे वो ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, तो उसको इन सब चीजों पे फोकस करने का ज्यादा टाइम ना मिले। तो इस चीज से आप वरीड ना होके थोड़ा हैप्पी होना चाहिए कि अगर बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबल बन रहा है तैयारी को लेके, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। जहां तक सर ने बोला कि एफर्ट मतलब सक्सेस इज मतलब रियली अ कंपैरेटिव वर्ड, ठीक है। जैसे कोई आईआईटी मतलब सपोज कानपुर पहुंचा, उसका पोटेंशियल आईआईटी बॉम्बे में सीएस का था, तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, हो सकता है सक्सेसफुल रहे, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो हमारा यही है कि बच्चा जो 2 साल एफर्ट डाल रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, और एफर्ट कितना कंसिस्टेंटली डाल रहा है ये और ज्यादा मैटर करता है। कि ठीक है कि 4 दिन डाले, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चल बेटा 2 दिन सैटरडे संडे चिल कर लेते हैं, वो अभी वो वाला सीन नहीं रहेगा, ठीक है। और एक्चुअली ये भी है कि अगर स्टूडेंट को रिलैक्स करना है तो उसकी एक्टिविटीज कम करनी चाहिए, मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे तो ब्रेन और ज्यादा बिजी हो जाएगा। जैसे मतलब पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस वैसा गलत नहीं, जो मतलब अभी तक आप लोगों ने देखा उस हिसाब से रिएक्शन रहता है कि चलो कहीं घुमा के लाएंगे तो बच्चा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट वैसा नहीं है। अभी जैसे प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होगा, वो माइंड जितना अलग अलग जगह डाइवर्ट होगा उतना वो थकेगा दिमाग से, ठीक है। तो अगर मतलब मान लो जैसे हम भी कभी कभी छुट्टी इसलिए देते हैं कि अभी घर पे बैठ के पढ़ लो, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई जाएगी जिससे तुम्हें मतलब कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आए। जैसे अभी 5 दिन हमने 12th वाले स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी कि इसलिए कि 5 दिन तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया गया उसी को अच्छे से रिवाइज कर लो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, नींद थोड़ी प्रॉपरली ले लो, ठीक है। तो वही है कि ज्यादा एक्टिविटीज में बच्चों को नहीं इन्वॉल्व करना है, ठीक है। उनको हमने इस चीज, और मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा है कि पेरेंट्स ने फोर्स किया इसलिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई ऐसा है क्या? सबका खुद का डिसीजन है, ठीक है। तो अपने डिसीजन को अपन को सही साबित करना है 2 साल मेहनत, ठीक है। कल ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ही डिसीजन तो तुम्हें चाहिए निकालना और फिर तुम ही ढीले पड़ रहे हो, ठीक है। मतलब होता है ना, ये वही है कि एक ट्रेनिंग की तरह ही है कि पूरा 2 साल का पार्ट अपन को अपना अच्छे से निभाना है, मेहनत करनी है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है तुम्हारे सीनियर्स के कंपैरिजन में, तो ये है कि तुम्हें गाइड करने वाले लोग बढ़ गए, ठीक है। जब स्टार्टिंग के बैचेस थे उनके लिए गाइडेंस देने वाले हम लोग फैकल्टीज ही थे, ठीक है। अभी तुम्हारे पास गाइडेंस के लिए तुम्हारे जस्ट सीनियर्स है जो तुम्हारे सेंटर बैठ के लेक्चर्स अटेंड करेंगे, प्लस जो रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट है उनसे भी तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। तो गाइडेंस के लिए अपने पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, ये तुम्हारे लिए लिटरली एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस बैचेस, क्योंकि उनके उनके सामने तो ना तो कोई रिजल्ट हो, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने रिजल्ट है, तुम्हें एक तो आइडिया है कि चलो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उनसे पढ़ के बच्चा आईआईटी पहुंचे, ठीक है। पहले 2 बैचेस वो तो कंफ्यूज थे ना, उनको तो नहीं पता था, क्योंकि हमारा भी 2020 में जो बैच पास आउट हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ाया वो बैच पास आउट, हमने 2018 में पढ़ाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट बैच था जो जो हमने कंप्लीट 2 साल पढ़ा के उन्होंने एग्जाम दिया। तो उन बच्चों के सामने तो हमारा वो भी मतलब ये नहीं था कि उनको आइडिया नहीं था कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, प्लस टीचर्स को भी एक्सपीरियंस नहीं है कि बच्चा आईआईटी में पहुंचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट्स आने के बाद तुम्हारे सामने क्लियर विजन है कि नहीं, इन लोगों के पास वो फॉर्मूला है जहां से अच्छे रिजल्ट्स आ सकते, ठीक है। तो वही है कि मेहनत करते रहना, और जो कुछ बताया जा रहा है जो भी शेड्यूल में, हर चीज इंपॉर्टेंट, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है इसीलिए शेड्यूल, ठीक है। तो अगर लेक्चर्स है, इन केस कभी इमरजेंसी में लेक्चर्स मिस होते हैं, ठीक है, हम लोगों ने मतलब ये तो प्लान किया है कि मैक्सिमम लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। डिस्कशन हम नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं करते डिस्कशन लेक्चर, क्योंकि डाउट्स तो स्टूडेंट ऑनलाइन में करने से बेटर है वो अगर
डाउट डिस्कशन में नहीं आ पा रहा है तो पर्सनली टीचर से क्लियर कर, ठीक है। लेक्चर्स मैक्सिमम रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है। इन केस कभी लेक्चर मिस होता है तो वो 2 घंटे का लेक्चर अपन को 2 घंटे रिकॉर्डिंग देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है। काफी टाइम होता है ना कि हम किसी दोस्त की नोटबुक लेके आते हैं टीचर के सामने, सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, तो सर थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे, सर पूरा 2 घंटा तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। और उससे फिर होगा आपका कि आपके मन में तो रहेगा कि मैंने पढ़ लिया है, बट वो परफेक्शन तो नहीं आएगा उस चीज का, क्योंकि तुम्हारे बैच में बाकी 29 लोग पूरा 2 घंटे का लेक्चर अटेंड किए हैं, उनके सामने तुम्हारा उस चैप्टर में तुम्हारा कंपटीशन नहीं टिक पाएगा। तो इनकेस कभी लेक्चर्स मिस होते हैं, कभी कुछ होता है, कोई बीमार है, और एक चीज ये भी है, काफी बार ऐसा स्टूडेंट्स का भी हमने देखा है कि बीमार है तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम घर से ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। स्टूडेंट बीमार है इसका मतलब है कि वो मेंटली उतना प्रिपेयर नहीं कि लेक्चर अटेंड कर पाए, ट्रैवल करने का इशू नहीं था उसको, ठीक है। तो कभी बीमार हो तो मेरा तो यही सजेशन है कि रेस्ट कर लो उस टाइम पे, बाद में जब रिकॉर्डिंग आएगा उसको अच्छे से, जब तुम फिट हो जाओगे तब उस रिकॉर्डिंग को अटेंड करो। क्योंकि काफी बार होता है हम लोग लेक्चर मिस नहीं करना, इसलिए वही मतलब वीकनेस में वो लेक्चर अटेंड करते जबकि वो चीजें समझ में भी नहीं आई, ठीक है। तो ये सब चीजों को बहुत बारीकाई से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपना बेस्ट वर्जन अपन को अचीव करना है, ठीक है। वो आईआईटी होगा नहीं होगा, मतलब काफी स्टूडेंट हमने देखे लास्ट ईयर कि सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी हैप्पी है। रीजन ये है कि उनको उनका इंप्रूवमेंट हर महीने दिखा, 4 बार मेंस हुआ था लास्ट ईयर, तो उनको हर मेंस में अपना इंप्रूवमेंट दिखा है, सीईटी के एग्जाम में दिखा है, प्लस उनके साथ जो बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब जो विराज में नहीं थे बाकी जगह पढ़ रहे थे, तो उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करके वो खुश थे। तो वही है कि रिजल्ट तो बाद में अपने एफर्ट्स के हिसाब से अपन अपने दिमाग में कैलकुलेशन रहता है कि हमें कहाँ तक एडमिशन मिलनी चाहिए किस कॉलेज में, ठीक है। काफी है, लास्ट ईयर किसी को बिट्स मिला वो भी हैप्पी है, कोई ट्रिपल आईटी गया वो भी हैप्पी है, आईआईटी गए वो भी हैप्पी है, कुछ लोग वीआईटी वगैरह गए वो भी हैप्पी है। रीजन ये है कि उनके एफर्ट्स के हिसाब से जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ बेटर उनको मिला, ठीक है। जैसे हमारे फर्स्ट बैच का स्टूडेंट ओमकार, वो अभी 3 दिन पहले आया था, ठीक है, सेंटर पे। तो उसका वही था कि सर मैंने 12 से रैंक कभी एक्सपेक्ट नहीं, ठीक है। हालांकि उस बच्चे ने 4 साल मेहनत की, 9 से उसने प्रिपरेशन किया, उसका था कि मैं 3,000 2,500 तक एक्सपेक्ट किया था, बट 12 से तो पहुंचा, तो वो हैप्पी था कि नहीं मुझे जो चाहिए था उससे अच्छा मुझे मिला, ठीक है। तो वही अपना मेन रहना चाहिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा जो अपना एक्सपेक्टेशन है उससे बेटर रिजल्ट अपन को मिले। सेम मेरे भाई के साथ भी ये हुआ, ठीक है। जिस दिन हमने रिजल्ट चेक किया था, हमें लिटरली हम दोनों को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी ऐसी रैंक आए कि उसको आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, जैसे इनके भाई को भी कि आईआईटी कानपुर मिल गया। तो वो है कि हम एफर्ट जब अच्छे से डालेंगे तो जो एक्सपेक्टेड अपना रिजल्ट है उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो वही है कि ये एफर्ट्स वाला पार्ट अपना सही से अपन को निभाना है। पेरेंट्स का इसमें रोल क्या रहेगा, तो पेरेंट्स का एक ही रोल है कि बच्चे के एफर्ट्स को चेक करते थे, ठीक है, कि बच्चा एफर्ट डाल रहे कि नहीं डाल रहे, क्योंकि एफर्ट्स में हमें उनको स्टूडेंट्स को ढीला नहीं छोड़ना है। और स्टूडेंट्स एफर्ट्स डाल रहे और उसका आउटपुट अगर एग्जाम में नहीं दिख रहा है तो फिर उस चीज के लिए आप टीचर से इंटरेक्ट करते रहो, ठीक है। काफी बार पेरेंट्स क्या रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है और नंबर नहीं आया तो पेरेंट्स उसको टोक देते हैं कि तू क्या ही पढ़ रहा है, तेरे नंबर तो आ नहीं रहे। तो वो क्या है ना, वो चीजें बच्चों को बहुत डिमोटिवेट करती है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, अपना अपना पार्ट तो सही से निभा रहे हैं, एफर्ट्स अच्छे से डाल रहे हैं, बट एफर्ट्स को ना देख के पेरेंट्स सिर्फ रिजल्ट को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा एक सपोर्टिव रोल दिखाना है, अगर अपना बच्चा मेहनती है, बहुत अच्छे से एफर्ट डाल रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे पेशेंस बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जैसे हमने एडवांस के एग्जाम का मेन वही खासियत बताई कि पेशेंस स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, कि उसको पेपर 1 देना है, पेपर 2 भी देना है। काफी बार होता है ना पेपर 1 डिफिकल्ट गया तो बच्चे गिव अप कर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पेशेंस स्टूडेंट के अंदर चाहिए वो पेरेंट्स के अंदर भी लगेगा कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है तो रिजल्ट आएगा। किसी स्टूडेंट को होता है, किसी को 6 महीना लगता है अच्छा स्कोर लाने के लिए, किसी को 1 साल लगता है, कुछ लोग तो पूरा 2 साल स्ट्रगल करते हैं, बट सिर्फ कंसिस्टेंट है इसलिए उनका एंड में अच्छा रिजल्ट आता है। एक फैक्ट आपको ये भी बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद ही बच्चे रिजेक्ट होते हैं, काफी स्टूडेंट अपने आप को खुद रिजेक्ट कर देते हैं एग्जाम के पहले ही। मतलब ऐसे एटलीस्ट 10-12 हजार स्टूडेंट तो रहते हैं कि जो क्लियर कर सकते हैं एडवांस, बट वो अपने आप को वो गिव अप कर देते हैं, उनको मतलब वो मोटिवेशन रहता ही नहीं कि एग्जाम तक पहुंचना है, क्योंकि वही ये पढ़ रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई पर्सनली समझाए ऐसी चीज है नहीं, ठीक है। तो वही है कि हमें एक चीज तो है कि हमें एग्जाम से पहले अपने स्टूडेंट्स को गिव अप नहीं करना, ठीक है। उसके लिए चाहे जितना भी टाइम देना पड़े स्टूडेंट्स को, होता है काफी वीक स्टूडेंट होते हैं, जो मतलब वीक नहीं कह सकते, जिनका लर्निंग पैटर्न थोड़ा स्लो होता है। अभी जैसे हमारे 12th के बैच में हमने वही है कि जो स्लो लर्निंग वाले बच्चे उनको हम ज्यादा टाइम देते हैं,
उनसे ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करवाए, ताकि उनको एक फ्लो बना रहे, उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे से कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, उनसे चीजें करवानी है ताकि वो एग्जाम तक टिके रहे, और एग्जाम तक अगर टिके रहेंगे तो उनको अच्छी कॉलेज मिलेगी। लास्ट ईयर अपने जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया सबको अच्छी कॉलेज मिली। ठीक है, मतलब उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो रिजल्ट उनको मिले, और वो सब अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट उनके आगे वाले लाइफ में उनको दिखे। ठीक है, तो सबसे मेन वही है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को उस कैटेगरी में नहीं देखना है जो बच्चे एग्जाम के पहले गिव अप कर जाते। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो स्टूडेंट्स की तरफ से डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, प्लस पेरेंट्स का एक सपोर्टिव रोल रहे। आपको कभी भी स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ भी आपको इशू है, आप हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और एक चीज में थोड़ा मतलब एक रिक्वेस्ट है, कभी कोई इश्यू है तो आप मैसेज कर दिया करो। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स कॉल कर देते हैं और हम लेक्चर में रहते हैं। अब उससे होता क्या है कि बात नहीं हो पाती। काफी बार होता है पेरेंट ने कॉल कर दिया, हमने उठाया नहीं, तो वो भी नहीं रहता है कि कॉल क्यों किया था, और बाद में फिर मान लो डाउट्स में बिजी हो गया, किसी चीज में बिजी हो गया, तो कॉल बैक भी नहीं हो पाता। तो कुछ भी इश्यू है, आप हम दोनों में से किसी एक को भी मैसेज कर सकते हो, हम जरूर उसी दिन कॉल करके आपसे जो भी चीजें वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब कोई चीज हाइड करके नहीं रखनी है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, किसी टीचर के फीडबैक के बारे में आपको लगता है, कोई भी चीज है, आप ट्रांसपेरेंट रहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को जैसा वो माहौल एक्सपेक्ट कर रहा है वैसा माहौल उसको मिले। ठीक है, बाकी अपना प्रिपरेशन कैसे चलेगा उसका एक बार मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अभी कल से अपना बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जी, बैच अपना 6 जून से स्टार्ट होगा। तो पहला जैसे लगभग नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अभी जो ऑफलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं उसके कारण और भी जल्दी हो सकता है। ये तो हम लोग उस हिसाब से बता रहे जिस हिसाब से हमने ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट किए थे। जैसे अभी इनसे जो 1 साल सीनियर बैच है उनका पहला 1 साल पूरा ऑनलाइन में निकला। ठीक है, और अभी जो बैच शुरू हुआ है अपना अप्रैल में, जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स का है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो ग्रास्पिंग पावर ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन से कई गुना ज्यादा है। जैसे लास्ट ईयर हमें जो चैप्टर पढ़ाने में 8-10 लेक्चर लगे थे, वो इस बार 5-6 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो एक्टिवनेस है क्लास में। तो अगर देखा जाए तो लगभग सितंबर या अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। ये टाइम पीरियड में अपने आप को बिल्कुल जज नहीं करना है। ठीक है, मतलब जज नहीं करना इसका ये नहीं कि रिजल्ट को देखना ही नहीं। ठीक है, अच्छे मार्क्स आए तो उसको मेंटेन करके चलो, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तुम्हारे बैच में किसी और के अच्छे मार्क्स आ रहे, तो वो तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि वो स्कोर करना अचीवेबल है। काफी बार बच्चे मान लेते कि नहीं यार मैं तो 300 में से 100 ही कर सकता हूँ, 150 कैसे करूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे बैच में कोई स्टूडेंट स्कोर कर रहा है तो तुम्हारे लिए वो एक मोटिवेशन होना चाहिए कि नहीं अपने ही साथ पढ़ के कोई बच्चा वहां तक पहुंच रहा है, तो अपन भी अगर एफर्ट्स और अच्छे से बढ़ाएंगे, अपने एफर्ट्स को थोड़ा अच्छी डायरेक्शन देंगे, तो हम भी उस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे बैच में जो टॉप 3-4 जो भी स्टूडेंट्स है उनका स्कोर देख के डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि 30 से तो पहला कोई रहेगा ही। ठीक, ऐसा तो नहीं हर बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा। ठीक, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि 30 लोगों का बैच है, अगर तुम्हारी रैंक 30 भी है, तुम्हें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस ये देखना है कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कल इस बैच के 30 के 30 बच्चा IIT सिलेक्शन हो जाए। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि फरवरी और मार्च ये 2 एग्जाम हुए थे मेंस के, जेईई मेंस फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये मार्च के एग्जाम के बाद हमने अप्रैल में एक बैच मतलब अलग से प्रिपरेशन स्टार्ट किया सिर्फ एडवांस, कि जिन बच्चों ने ठीक ठाक परसेंटाइल लाया था मेंस 93 तक जिनका परसेंटाइल था, वो 13 लोग थे जिनको हमने कंप्लीटली जे एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मतलब उनका मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए उनके पास कोई टाइम, कि जो भी मेंस का परसेंटाइल है उसको साथ लेके वो एडवांस का पूरा पूरा टाइम उसे मेहनत डाल देते हैं। इसमें से मतलब जो भी रीजन था, 2 बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, 11 बच्चों ने फॉर्म भरा, और ये 11 के 11 लोग एडवांस क्लियर किए। अब इनका एडवांस क्लियर करने का रीजन यही था कि ये आपस में एक दूसरे से कभी कंपैरिजन नहीं। और आपको ये बताता हूँ जो टॉप किया है सोहम, ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो हर एग्जाम में उसका रैंक बन जाता। कभी रैंक 1 सोहम का आता था, कभी मुदित का आता था, कभी प्रथम का आता था, कभी आरुष का आता था, बट उनका आपस में कभी कंपैरिजन नहीं था।
उनका कंपैरिजन किस चीज पे था कि मैंने पेपर में क्वेश्चन जो सॉल्व किए, सही क्वेश्चंस में मेरा टाइम कितना इन्वेस्ट हुआ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, वही चीज पे उनका अपना कंपैरिजन चलता रहता था। जिसके कारण जो बच्चा 11th था, एग्जाम में जिसकी रैंक 11th आती थी, वो भी एडवांस क्लियर किया, क्योंकि उसने कंपैरिजन खुद से किया, ना कि अपने बैच रैंक देख के वो डिमोटिवेट। इसकी बात है तो ऑब्वियसली बात है, कोई 27th रैंक पे होगा, कोई 28 पे होगा, कोई 30th पे होगा, तो लास्ट रैंक सोच के डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि रिलैक्स रहो, अपना स्कोर देखो, एग्जाम जो भी एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के बाद उस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो कि क्या हमारे 300 में से 50 नंबर आ रहे तो क्या 50 नंबर का ही नॉलेज था या और ज्यादा क्वेश्चन बन सकते थे, तो वो एनालिसिस से तुम्हें आइडिया देगा कि तुम कहाँ तक पहुंच सकते। काफी बार होता है स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर के कारण नर्वस हो जाता है, तो वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कैसे करना है उसमें उनका टाइम बहुत निकलता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस गए, आधा घंटा 1 घंटा ऐसा गया कि जहाँ पे कुछ आउटपुट ही नहीं निकल पाया। तो उस चीज में हमें एनालिसिस रखना है कि हमारा जो स्कोर आ रहा है उससे और कितना बेटर हो सकता है। स्कोर कम आने के भी 2 रीजन है, या तो हमने नॉलेज नहीं हमारे पास, होता है कभी कभी कुछ बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते एग्जाम देने चले, ठीक है, तो नॉलेज या टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है। अब वो रीजन जब फाइंड आउट करोगे तभी अपना इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे मान लो एग्जाम में नंबर कम आ गए, तो पहले पेपर एनालिसिस करना है, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे या जो गलत हुए थे वो एग्जाम के बाद अगर सॉल्व हो पा रहे बिना कुछ अलग पढ़ाई किए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हुई है। बट अगर मान लो कि तुम एग्जाम के बाद भी सॉल्व करो, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, मतलब हमें और सिंसियरली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ये अपना 1.5 साल जो चलेगा इसमें ऊपर फोकस करना है। जितने भी एग्जाम्स होंगे लगभग 200 के आसपास एग्जाम होंगे, हर चैप्टर पे 2 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, सेकंड संडे फोर्थ संडे को अपने क्यूमुलेटिव एग्जाम रहेंगे, और हम अपने हिसाब से बच्चों को रिलैक्स करने के लिए बीच में कुछ गैप देते रहेंगे, क्योंकि होता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करवाओगे तो एक टाइम पे ऐसा होता है बच्चे के दिमाग में ज्यादा घुसना बंद हो जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए, उस रिलैक्सेशन के लिए हम लोग कुछ अलग से प्लान करते रहेंगे, वो स्टूडेंट्स को देख के उनके हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो टाइम पीरियड रहेगा वो असली इंप्रूवमेंट कि जैसे 2024 तो पूरा एग्जाम ही चलने वाला है, तो बीच में 2 महीने का अपना वो रिवीजन सेशन चलेगा जिसमें हर चैप्टर वाइज बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि ये टाइम पीरियड में सब कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, सीईटी भी होगा, मेंस भी होगा, एडवांस भी होगा। ठीक है, हर चैप्टर पे एटलीस्ट 500 क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। अभी पहला जो 2-3 हफ्ते उसमें फाउंडेशन पे ही ज्यादा फोकस किया जाएगा कि बच्चों का सॉल्विंग स्किल कैसा है, बेसिक मैथ्स के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, काफी बार बच्चे उसमें भी बहुत वीक रहते हैं कि 2 फ्रैक्शन को ऐड कैसे करना, सबट्रैक्ट कैसे करना, उसमें भी कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते। ठीक है, तो वो है कि पहले उन चीजों पे थोड़ा काम किया जाएगा, और वो तीनों सब्जेक्ट की, कि मैथ्स में भी होगा, फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। ठीक है, और फिर जब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, हर चैप्टर वाइज बच्चों की प्रिपरेशन चलती रहेगी, एग्जाम चलते रहेंगे। एग्जाम सेल्फ एनालिसिस के लिए है कि हम कितना स्कोर अचीव कर सकते थे और कितना स्कोर अचीव किए, ये कंपैरिजन के लिए बस अपना एग्जाम चल। ठीक है, और कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करने का जो स्किल है वो मैक्सिमम पेपर सॉल्व करोगे तभी अपने अंदर आएगा। जैसे हमेशा स्टूडेंट को ये बोला जाएगा कि तुम्हें पेपर राउंड्स में सॉल्व करना है, कि पहले सब इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, फिर टाइम मिला तो डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो वो चीज तभी बच्चों के अंदर बिल्ड होगी जब उन्होंने उस टाइप से पेपर सॉल्व किए ऑलरेडी। ठीक है, और ये 2 महीने का इसके बाद जो रिवीजन रहेगा, मेनली अपना टारगेट होगा कि फर्स्ट मेंस में बहुत अच्छा परसेंटाइल आए, क्योंकि जैसे ये 11 बच्चों ने 4 महीने में पढ़ाई करके मेंस में जो रैंक थी उससे 2-3 गुना अच्छी रैंक उन्होंने एडवांस में अचीव की। ठीक है, और हर पेरेंट का, हर स्टूडेंट का यही एम होता है, टीचर का भी यही एम होता है कि बच्चे की जो मेंस में रैंक आई है उससे अच्छी रैंक एडवांस में, मतलब एडवांस में रैंक आना ही बड़ी बात होती है। ठीक है, एडवांस में रैंक सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स की एडवांस में रैंक आती है, तो वो एडवांस में रैंक आना ही बहुत बड़ी बात है। बट उसमें ये होना चाहिए कि हाँ, अगर स्टूडेंट मेंस में 10,000 रैंक तक पहुंचा है तो एडवांस में 5,000 के अंदर आ जाए। अगर वो मेंस में 30,000 तक पहुंचा है तो एडवांस में एटलीस्ट वो 10,000 के अंदर रहे, ताकि उसको आईआईटी मिल जाए। ठीक है, तो वो अपना मकसद रहना चाहिए कि मेंस में जो रिजल्ट आ रहा है उससे बेटर रिजल्ट एडवांस मिले। तो पहला 2 महीना जो रिवीजन चलेगा अपना एग्जाम से पहले, वो मेंस ओरिएंटेड रहेगा, ताकि बच्चे मेंस में अच्छा परसेंटेज स्कोर करके एक थोड़ा मोटिवेशन गेन करे, और फिर उसके बाद का जो जर्नी है 4 महीना पूरा एडवांस के ऊपर फोकस। ठीक है, और इतना तो हमें गारंटी है कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट मेंस के बाद 3-4 महीना एडवांस के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करता है, उसका सिलेक्शन तो है, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ है। ठीक है,
और अभी तो और भी मतलब तुम लोगों के लिए अच्छा है कि ठीक है टीचर्स भी बढ़ रहे हैं, डाउट्स के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट है तो उनके साथ बैठ के और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। मान बैचेस यहाँ पे अपने 11th के चलेंगे, फैकल्टी सेम है दोनों सेंटर पे, मतलब ऐसा नहीं कि वो मेन ब्रांच है या अपना नॉर्मल सेंटर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मतलब मैं तो एक ही एग्जांपल देना चाहूंगा, वो स्टूडेंट आशांक 10th से पढ़ रहा है हमारे प्री फाउंडेशन बैच में। ठीक है, अब अगर आशांक है, हर्षिता है, तो हमारे प्री फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट अगर इस बैच में, तो हम इस बैच को कैजुअली तो बिल्कुल नहीं देखें, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट 9-10 से कोर्सेज इसीलिए शुरू करता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो बच्चे जो उस टाइम से शुरू किए वो अच्छा रैंक दे सकते हैं, वो अच्छा माहौल बना सकते हैं। ठीक है, काफी पेरेंट्स का भी है कि जो इधर रहते फिर भी स्टेशन ब्रांच पे एडमिशन लिए है। मेनली यही रहेगा कि 2 साल अपन बच्चा ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है, घर के पास में रहेगा तो ट्रैवलिंग टाइम जितना कम है उतना वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा। काफी बार हम देखते हैं कि बच्चे भागते भागते सेंटर पहुंचते हैं तो 1-1.5 घंटा तो उनको रिलैक्स होने में लगता है। अभी आप सीनियर स्टूडेंट के किसी पेरेंट्स से डिस्कस करोगे तो जब बच्चे घर पहुंचते तो वो सो जाते, खास करके जो इस रीजन में जो बच्चे रहते हैं। ठीक है, मानपाड़ा साइड, क्योंकि उतना ट्रैवल करके आते हैं तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ठीक। तो वही है कि मेनली ट्रैवलिंग कम हो स्टूडेंट का, इसीलिए अपना ये सेंटर चालू है। और यहाँ पे लेक्चर्स 11th के होंगे, 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे। अभी जैसे जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है उन स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन, आधे से ज्यादा स्टूडेंट का यहाँ प्रिपरेशन चलेगा। एग्जाम्स वगैरह भी यहाँ पे होंगे, संडे को जो एग्जाम रहेंगे 12th वाले बच्चे भी यहाँ पे एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, तो फैकल्टी अवेलेबिलिटी वगैरह दोनों सेंटर पे सेम ही रहेगा। ठीक है, टीचिंग पे भी सेम ही रहेगा। हम लोग आरसीएम सर भी पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, जिष्ठान सर भी पढ़ाएंगे, तो तीनों फाउंडर्स हर बैच में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते कि कुछ चीजें मतलब ऐसा हो कि जिसके कारण बच्चों के रिजल्ट पे इम्पैक्ट। ठीक है, हम सब मतलब खुद ही बहुत ज्यादा मतलब उस चीज में रहते हैं कि नहीं, बच्चों का क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और पता तभी चलता है जब लेक्चर ले। ठीक है, और अभी हमारा तो हम स्टार्टिंग से बोलते हैं कि जब 100 बच्चे विराज विराज से आईआईटी में पहुंचेंगे उसके बाद हम सोच सकते हैं कि पढ़ाना नहीं है। ठीक है, तब तक तो हमारा एम है कि जितना जल्दी वो टारगेट हमारा अचीव हो कि 100+ स्टूडेंट्स विराज के आईआईटी पहुंचे। ठीक है, यही हमारा टारगेट है। मतलब हम तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक हमारे 100 से ज्यादा बच्चा आईआईटी ना पहुंचे। ठीक है, और एक बार वो चीज अचीव हो जाए उसके बाद फिर शायद ही पढ़ाने का मन भी करेगा, और हो सकता है फिर उसके बाद कुछ हमारे स्टूडेंट आके विराज को चलाए, ये भी हो सकता फिर है। वो काउंसलिंग में यंग फैकल्टीज वाला पॉइंट ही रख सकते ठीक है, तो टीचिंग वगैरह सब सेम रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। 12th के बच्चे भी आते रहेंगे जिससे बच्चों को भी थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, और अभी से थोड़ा मैं तो स्टूडेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से थोड़ा बैठ के पढ़ने की आदत लगा। ठीक है, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में कुछ मेंटल एबिलिटी के बुकलेट्स भी हम सॉल्व करवाएंगे जिससे थोड़ा एक थिंकिंग अप्रोच बच्चों के अंदर बिल्ड होगा। ठीक है, जैसे मेंटल एबिलिटी में काफी ऐसे चैप्टर होते हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, थ्योरी ही नहीं है। अब उसमें अगर बच्चा सोचना सीख रहा है तो जो अपने चैप्टर चलेंगे 11th-12th के जेई के, उसमें तो सब कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी में सोचना आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेसिक चैप्टर्स भी चलेंगे, मेंटल एबिलिटी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे इनका शेड्यूल बढ़ता जाएगा। अभी हमने 2-2 घंटे के 2-2 लेक्चर्स ही रखे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे 2-3 हफ्ते बाद इनके डिस्कशन लेक्चर्स वगैरह सब ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो अभी मॉर्निंग 8 बजे से लेक्चर्स रहेंगे कल से। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैथ्स का ही है। और इस बैच में मतलब हमने ये भी रखा है कि लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस सेशन दोनों भी है, कि बच्चों को पढ़ाया जाएगा और वही क्लास में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ताकि टीचर को दिखे कौन बच्चा कहाँ पे अटक रहा है। काफी बार होता है ना कि होमवर्क दे दिया बच्चे घर पे कर रहे हैं तो वो पता नहीं चलता कौन कहाँ पे अटक रहा है। तो इसलिए हमने हर वीक में एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेशन हर सब्जेक्ट का, कि टीचर्स को पता चलेगा कि बच्चों का सॉल्व करने का तरीका कैसा है, कौन कहाँ पे अटक रहा है। वो भी 2-2 घंटे के रहेंगे। ठीक है, जैसे किसी दिन एक लेक्चर एक प्रैक्टिस सेशन, किसी दिन 2 लेक्चर, वैसा चलता रहेगा। ठीक है, तो 9 लेक्चर्स और 3 प्रैक्टिस सेशन, ये अपना हर वीक का शेड्यूल रहेगा पहले 2-3 वीक। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, डिस्कशन लेक्चर्स, जैसे पेपर डिस्कस होंगे, शीट डिस्कस होगी, तो उसके डिस्कशन लेक्चर एक्स्ट्रा ऐड होते जाएंगे। ठीक है, 11th एंडिंग तक इनका डेली एटलीस्ट 6-7 घंटे का शेड्यूल रहेगा, मतलब जो टीचर के साथ जिनको अटेंड करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट तो कंपलसरी रहने वाला है। ठीक है, तो अभी 8 to 12, 13 के लेक्चर्स रहेंगे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के तो 7 बजे तक बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलेगा। बाकी अपने थाना सेंटर तो फुल हो गया है। ठीक है, मतलब काफी पेरेंट्स के रेफरेंस से सारे एडमिशन हुए हैं।
ठीक है, अभी यहाँ पे सेकंड बैच में कुछ सीट्स वैकेंट है, इनकेस आपके कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट्स है जो मेहनती है, जिनका एम है कि नहीं अच्छे कॉलेज पहुंचना है, अगर ऐसे बच्चे और जुड़ते हैं तो अपना ही माहौल यहाँ का और अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। तो वैसे कुछ है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर से कहना चाहता हूँ, एग्जाम का प्रिपरेशन मतलब एग्जाम डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है। सीटें हर साल उतनी ही है, पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, 16,000 बच्चों को IIT मिलता ही है, 25,000 बच्चे NIT ट्रिपल IIT जाते ही है, महाराष्ट्र के 5-6 हजार सीटें ऐसी है जो बच्चों को मिलती है अच्छे कॉलेज। तो कभी भी पेपर डिफिकल्ट होने से कोई सीटें कम नहीं हो रही है। ठीक है, और प्लस ये भी नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट है अपना सिलेक्शन का चांस कर, एग्जाम डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है कि अपने लिए अकेले के डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट डे तक एक कॉन्फिडेंस लेके चलना है कि अपन को अपनी मेहनत का अच्छा आउटपुट तो मिलेगा ही, बस अपनी मेहनत कंटिन्यूसली रखें। ठीक है, मेहनत पे भरोसा भी है, हो सकता है फ्यूचर में अपना विरासत की पूरी करें। विराज 30 बच्चे बनाएंगे सर, बता रहा हूँ। अभी हम देखते हैं कोटा के जितने भी फेमस फैकल्टीज है, उनके यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते हैं उनके स्टूडेंट वो शूट करते हैं। आप कभी भी देखना, चाहे अभी एलन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो, जो भी है, बच्चे ही होते हैं जो टीचर को लोगों तक पहुंचाते। एग्जाम के पहले जो भी टिप्स वगैरह जो वीडियोस आते हैं, चाहे मेंस के एग्जाम पहले, एडवांस के एग्जाम पहले, तो जो भी कोटा के जो टॉप के फैकल्टीज है, जो 15-15, 20-20 साल से पढ़ा रहे, कुछ लोगों की बुक्स भी है खुद की लिखी हुई, तो उनके वीडियोस उनके स्टूडेंट ही शूट करते हैं। कि कोई स्टूडेंट IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, जिसने खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मतलब काफी होता है ना IIT में जाने के बाद बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो वही है कि वो स्टूडेंट ही आके वीडियो शूट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं उस चीज को। ठीक है, तो कल अगर अपन बहुत ही अच्छा काम करें तो हो सकता है अपने कोई स्टूडेंट अपन को लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।